अच्छा, जो अब एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमारा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो मीडियल साइड पे मोर कॉमन क्यों होता है, लेटरल साइड पे उतना कॉमन क्यों नहीं होता। क्योंकि क्या होता है ना, सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि हमारी जो एवरीडेज लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे हम उसमें वॉक कर रहे हों या हम उसमें रनिंग कर रहे हों या जंपिंग कर रहे हो, तो हमारा मोर कंप्रेसिव लोड जो है वो मीडियल साइड पे ही पड़ता है, लेटरल साइड पे उतना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मीडियल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू द लेटरल वन। अब इसके पीछे बायोमैकेनिक्स को समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। आप इमेजिन करो कि आप दोनों टांगों पे खड़े हो, जिसको हम बायलेटरल स्टैंड बोलते हैं। अभी ये पर्सन जो है वो यूनिलेटरल स्टैंड में है क्योंकि ये एक पाँव पे खड़ा है, एक पाँव इसका ऊपर है। तो इस डायग्राम को अभी कंसिडर मत करो, अभी आप ऐसे कंसिडर करो कि कोई इंसान जो है वो दोनों अपनी टांगों पे खड़ा है, यानी कि इक्वल वेट जो है वो अपनी दोनों ही लेग्स पे दे रहा है। तो उस पर्सन का क्या होगा कि ये जो मैकेनिकल एक्सेस होगी, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द बोन से पास करती है, ठीक है ना। एंड क्योंकि वो दोनों टांगों पे खड़ा है तो बेस ऑफ सपोर्ट भी अच्छा खासा है। बट वहीं पे अगर हम इस डायग्राम को कंसिडर करें जिसमें कि पर्सन यूनिलैटरल स्टैंड में है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप भी मतलब खुद खड़े होकर देख सकते हैं। जब आप एक पैर पे खड़े होंगे तो आपको फील होगा कि आपका जो लेग है वो एक नेचुरल अडक्शन में जा रहा है। अडक्शन का मतलब क्या होता है, मिड लाइन टू द बॉडी के जो क्लोजली अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अगर यही लेग मिड लाइन से अवे जाएगा दैट इज कॉल्ड अबडक्शन, एबीडक्शन भी जिसको बोलते हैं। तो अगर आप यूनिलेटरल ऐसे करके स्टैंड करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि आपका एक नेचुरल अडक्शन हो रहा है, ADD वाला, ठीक है। और आपका बेस ऑफ सपोर्ट भी कम हो जा रहा है, और आपका ये जो वेट बेयरिंग एक्सेस है ये किधर की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, मीडियली की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से मोर स्ट्रेस, मोर कंप्रेसिव लोड जो है वो मीडियल साइड पे पड़ रहा है, क्योंकि वहीं पे अब वेट बेयर हो रहा है, जिसकी वजह से नी में मीडियल साइड पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होना मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू द लेटरल वन। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारा जो वेट बियरिंग एक्सेस है वो मीडियली शिफ्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से मोर कंप्रेसिव लोड जो है वो मीडियल साइड ही पड़ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग अंडर द ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस। अब हम समझते हैं मेनिस्काई को, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। तो अब हम मेनिस्काई को समझेंगे। तो सबसे पहले मेनिस्काई होता क्या है, आपको पता है, दिस इज़ फीमर, दिस इज़ टिबिया, एंड ये दोनों के बीच में जो आर्टिकुलर सरफेस है, यानी कि इन बोन्स का जो आर्टिकुलर सरफेस है जहाँ से ये आर्टिकुलेशन करके जॉइंट बना रहे हैं, कौन सा जॉइंट बना रहे हैं, टिबियोफिमोरल जॉइंट, ठीक है। इनके बीच में आप यहाँ देख सकते हैं तो हमारा मेनिस्काई प्रेजेंट होता है, विच इज मीडियल मेनिस्काई एंड द लेटरल मेनिस्काई। तो मेनिस्काई क्या होता है, फटाफट से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेनिस्काई होता है वो एक फिब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो कि दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जहाँ से वो दो बोन जो है वो आर्टिकुलेट करती हैं। So that means menisci is the fibrocartilaginous structures that is present between the two bones from where the two bones are articulating. In between that the menisci is present. ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, ये क्यों प्रेजेंट होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि हमारा जो फिमोरल कॉन्डाइल्स होते हैं वो कन्वेक्स शेप के होते हैं, और हमारा जो टिबियल प्लेटियो होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं। तो आप खुद ही इमेजिन करो, आप इसको इमेजिन करो, इधर आपका एक सरफेस तो स्फेरिकल, आपका एक सरफेस तो कन्वेक्स है, ये हमारा फीमर मान लो, फीमर के ये कॉन्डाइल्स हैं जो कि कन्वेक्स है, और एक आपका फ्लैट सरफेस है। तो कोई भी फोर्स लगेगी, आप इमेजिन करो ये एक बॉल है और उसको आप एक फ्लैट सरफेस पे रखो, तो बॉल की जस्ट एक टिप जो होगी, बॉल की जस्ट यहाँ पे जो एक टिप होगी वो ही किसके कांटेक्ट में होगी, फ्लैट सरफेस के, जिसकी वजह से अगर आप ऊपर से बॉल को प्रेस करो, यहाँ पे हमने बॉल को इमेजिन क्या किया है, फीमर के कॉन्डाइल्स, अगर आप उसको प्रेस करो तो आप ये नोटिस करोगे कि उस बॉल से जो हम फ्लैट सरफेस पे नीचे प्रेशर लगा रहे हैं ना, वो बहुत ही हार्ड प्रेशर लगेगा, और वो भी एक ही पॉइंट पे प्रेशर लगेगा। पर इन मेनिस्काई के आने से, विच इज़ अ ऑरेंज वन, इस मेनिस्काई के आने से क्या होता है कि जो भी ऊपर से फोर्स आती है ना वो
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगती। ठीक है, दोबारा से इस चीज़ को समझते हैं। मेनिस्काई क्यों इंपॉर्टेंट होता है? मेनिस्काई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, बट मेनली जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारे जो फीमर के कॉन्डाइल्स होते हैं, हमने पुरानी वीडियोज़ में पढ़ा है, वो कॉन्वेक्स शेप के होते हैं और हमारा जो ये टिबियल प्लेट्यू है ये रिलेटिवली फ्लैट होता है। तो अगर आप फिमोरल कॉन्डाइल्स को एक कन्वेक्स बॉल की तरह इमेजिन करो और एक कोई भी फ्लैट सरफेस पे अपने घर पे टेबल या कोई भी आपका जो फ्लैट सरफेस है उस पर आप उस बॉल को ऊपर से प्रेस करो, तो आप ये देखोगे कि बॉल का जस्ट एक पॉइंट जो है वो ही फ्लैट सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। बट बीच में मेनिस्काई के आने से क्या होता है कि जो रिलेटिवली फ्लैट सरफेस था ना टिबियल प्लेट्यू का, वो अब काइंड ऑफ कॉन्केव बन गया। तो एक सरफेस कॉन्केव बन गया, एक सरफेस ऊपर से कॉन्वेक्स है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अब फिट हो जा रहा है, जो हमारी फोर्सेस आ रही हैं वो भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। एंड मेनिस्काई जो है वो कहीं ना कहीं हमारे नी जॉइंट को अब कॉन्ग्रेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेनिस्काई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, अब मेनिस्काई के स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एंटीरियर हॉर्न होता है एंड पोस्टीरियर हॉर्न होता है। इधर की तरफ यहाँ पे दिस इज़ द एंटीरियर हॉर्न एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर हॉर्न, यानी कि उसके 2 हॉर्न्स होते हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो फंक्शंस में क्या है कि कॉन्ग्रेंसी ऑफ द जॉइंट, नी जॉइंट को वो इम्प्रूव कर रहा है। एक तरीके से वो 2 बोनी स्ट्रक्चर्स के बीच में एक कुशन की तरह रहता है। ठीक है ना, 2 बोनी स्ट्रक्चर्स आपस में अगर उनके बीच कोई ना हो एंड अगर हम डेली एक्टिविटी अपनी लाइफ की कर रहे हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। लेकिन इस मेनिस्काई के आने से क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट जो है वो भी उतना नहीं होता, जिसकी वजह से नी जॉइंट जो है वो सालों साल चलता है। तो एक कुशन की तरह ये एक्ट करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। जितनी भी, थर्ड पॉइंट क्या है कि जितनी भी ऊपर से फोर्सेस आ रही हैं उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है प्रॉपरली जॉइंट में, ताकि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हैवी लोड ना पड़े। जॉइंट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, एंड एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ सिर्फ एक पॉइंट पे आर्टिकुलेशन हो रहा था, यहाँ पे ये मेनिस्काई के आने से अब ये जो टिबियल प्लेट्यू है वो कॉन्केव बन के प्रॉपरली जो फीमर कॉन्डाइल्स होते हैं उस कॉन्केव सरफेस में फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया, एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जॉइंट स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो ऊपर से फोर्स आ रही है वो प्रॉपर डिसिपिएट यानी कि प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, एक कुशन की तरह ये एक्ट कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट कर रहा है, एंड ओवरऑल जो नी जॉइंट की कॉन्ग्रेंसी है उसको ये इंक्रीज कर रहा है, उसको ये इम्प्रूव कर रहा है, नॉट इंक्रीज, इम्प्रूव कर रहा है। अब नी में क्या होता है कि हमारे मीडियल एंड लैटरल नी मेनिस्काई प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग फीचर्स इनके होते हैं, तो वो एक बारी फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो मीडियल मेनिस्काई होता है, यानी कि जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा, दैट विल बी अ मीडियल मेनिस्काई। तो हमारा जो मीडियल मेनिस्काई होता है वो सेमी ल्यूनार शेप का होता है। यू कैन सी इट्स हाफ मून, तो इट्स अ सेमी ल्यूनार शेप एंड वो स्मॉलर रहता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द लेटरल मेनिस्काई, जिसकी वजह से ये भी एक कारण बन जाता है कि एक तो मीडियल साइड लोड पड़ रहा है, ऊपर से मीडियल साइड का मेनिस्काई भी स्मॉलर है, जिसकी वजह से वो मोर प्रोन हो जाता है टू द अर्थराइटिक चेंजेस, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेसिव लोड जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। उसके बाद आते हैं हम लेटरल मेनिस्काई पे। तो लेटरल मेनिस्काई हमारा एज कम्पेयर टू मीडियल वन वो सर्कुलर होता है, यानी कि सर्कल शेप का होता है, ठीक है ना, सर्कुलर होता है एंड वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द मीडियल मेनिस्काई, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम देखें, अगर हम इसको मेनिस्काई बोल रहे हैं तो ये जो आउटर वाली बाहर की लेयर है, यू कैन सी, ये जो आउटर वाली बाहर की लेयर है इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल लेयर ऑफ द मेनिस्काई, जो कि थिक होती है, मोटी होती है, एंड जो अंदर की तरफ से है, ये जो अंदर की तरफ से है, दिस इज द सेंट्रल विच इज़ अ वेरी थिन लेयर ऑफ द
मेनिस्काई, ठीक है। तो मेनिस्काई जो है वो कवर्स ओनली द पेरिफेरल रीजन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस। आर्टिकुलर सर्फेसेस के केवल पेरिफेरल रीजन में ही वो प्रेजेंट होता है। ऑल्सो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मेनिस्काई के आने से हमारा लोड भी जो है वो कम पड़ रहा है। आप खुद इमेजिन करो, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। मेनिस्काई के आने से मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारा एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, वो इंक्रीज हो जाता है। मैंने क्या बोला? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना कम एरिया होगा उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि किस तरीके से एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है मेनिस्काई के आने से। तो यानी कि स्ट्रेस कम पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन उतना नहीं होगा जितना कि आप खुद ही इमेजिन करो कि आप दो लकड़ियों को लो एंड उसको फीमर एंड टिबिया इमेजिन करो एंड आप उसको एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हो, तो फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होगा ना बोनी स्ट्रक्चर्स में, और उतना ही वियर टेयर होगा एंड उतना ही बोन हमारी ख़राब होंगी। बट उसके बीच में मेनिस्काई के आने से एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन भी बढ़ गया और फ्रिक्शन भी लेस हो गया, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं कि नॉर्मल गेट में हमारा जो लोड पड़ता है नी जॉइंट में वो इंक्रीज हो जाता है 1 to 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट। यानी कि जो भी हमारा बॉडी वेट होगा उसके 1 to 2 टाइम्स हमारा जो लोड है नी जॉइंट पे वो नॉर्मल गेट में बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर हम रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो जो लोड होता है हमारा नी जॉइंट में वो इंक्रीज हो जाता है 3 to 4 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट। और जंपिंग में हमारा 7 to 8 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट हमारा जो लोड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मेनिस्काई, ये कहा जाता है कि मेनिस्काई अलोन टेक 40 to 55 % ऑफ लोड, ठीक है ना। यहाँ पे आगे लिखा है कहीं पे, वो अकेले ही इतना लोड ले लेते हैं। अब एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अ मेनिस्कल न्यूट्रिशन एंड इनर्वेशन। तो मेनिस्कल की जो इंजरी होती है उसको हम डील करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड एज। यानी कि मेनिस्काई में भी किस पॉइंट पे इंजरी हुई है, यहाँ पे हुई है या यहाँ पे हुई है या यहाँ पे हुई है। सो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड क्या पेशेंट की एज है उसके बेसिस पे हम मेनिस्कल इंजरी को डील करते हैं। क्योंकि अर्ली ईयर्स में क्या होता है, हमारा जो मेनिस्काई होता है वो प्रॉपरली रिचली सप्लाइड होता है ब्लड से एंड पूरे पार्ट में लाइक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता है। लेकिन जैसे जैसे वेट बियरिंग स्टार्ट होने लगती है, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम वेट बियरिंग स्टार्ट करते रहते हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ एरिया होता है जिसको ब्लड ने सप्लाई करना है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। एंड एक टाइम पे क्या होता है कि ओनली द पेरिफेरल पोर्शन, ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो ही वैस्कुलर रह जाता है। रेस्ट पोर्शन जो मेनिस्काई का है वो ए वैस्कुलर हो जाता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, सिर्फ जैसे जैसे वेट बढ़ता रहता है पेरिफेरल में ही वैस्कुलैरिटी बनी रहती है, सेंट्रल में वो ख़त्म हो जाती है। तो अब सेंट्रल को ऐसे तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे तो इसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा सेंट्रल पोर्शन का। तो ऐसा नहीं है, ये भी न्यूट्रिशन लेते हैं, पर ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? थ्रू द डिफ्यूजन फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो यानी कि उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? साइनोवियल फ्लूइड से मिल रहा है। और वो भी किस प्रोसेस से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर कोई लोडिंग नहीं होगी तो कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। दैट मीन्स इमोबिलाइज पेशेंट में, जिनको बहुत देर बेड रिडन रहना पड़ता है, अगर इसीलिए कहा जाता है कि उनका प्रॉपरली हमें वेट बियरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी तो धीरे धीरे उनका जो नी है वो डिस्ट्रक्टिव स्टेज पे जाएगा एंड वो और डिस्ट्रक्शन उसका जो है वो होता चला जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स लोडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब लोडिंग होगी तभी डिफ्यूजन्स के थ्रू हमें अपने नी जॉइंट में प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा थ्रू द साइनोवियल फ्लूइड। ऑल्सो हमारे पेरिफेरल मेनिस्काई में नोसिसेप्टर्स होते हैं। नोसिसेप्टर्स आर द पेन कैरिंग रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं GTO वगैरह, ठीक है ना। पैसिनियन कॉर्पस्कल, रफिनी जो कि मसल टोन को मेंटेन करता है। तो ये सब हमारे पेरिफेरल मेनिस्काई में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो हमारे जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, हम सभी को पता है दैट
वो हेल्प करते हैं हमारे प्रोप्रियोसेप्शन में व्हेनेवर द मेनिस्काई अंडरगो डैमेज, ठीक है ना। सो दैट्स वाई हम प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग भी कराते हैं नी जॉइंट में। सो दैट्स वाई ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जॉइंट कैप्सूल की कि जॉइंट कैप्सूल क्या होती है। तो जॉइंट कैप्सूल, सबसे पहले एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि जॉइंट कैप्सूल जो होता है ना, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नी जॉइंट को जॉइंट कैप्सूल तो बनाती है, साथ में अगर हमारे कैप्सुलर लिगामेंट भी है जो कि हम आगे फर्दर अभी पढ़ेंगे, ये टुगेदर मिलके हमारे नी जॉइंट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, अब होता क्या है कि जैसे हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि हमारा जो टिबियोफिमोरल जॉइंट होता है और जो पेटलोफिमोरल जॉइंट होता है ना, जो कि टुगेदर हमारा नी जॉइंट बनाते हैं, तो इसको कवर करके रखती है एक सिंगल जॉइंट कैप्सूल, यानी कि एक सिंगल जॉइंट कैप्सूल होगी जो कि पूरे नी कॉम्प्लेक्स को कवर करेगी। ओके, अब अगर हम जॉइंट कैप्सूल की बात करें तो ये भी जॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। खुद ही इमेजिन करो ना, पूरे नी कॉम्प्लेक्स को एक कैप्सूल ने कवर करके रखा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको स्टेबल तो बना रही होगी ना, तो दैट मीन्स जॉइंट स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इसमें प्रोप्रियोसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी फीडबैक्स वगैरह हमें मिलता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मकैनोरिसेप्टर्स एंड पेसिनिन कॉर्पस्कल ये सब चीज़ें होती हैं, सेम जो मेनिस्काई में थी। सो दैट्स वाई ये हमें एक प्रोप्रियोसेप्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। प्रोप्रियोसेप्टिव तभी क्या होता है कि जब भी ये चीज़ें डैमेज होती हैं तो हम नी जॉइंट के पेशेंट्स में प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग्स कराते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि ये एक कैविटी भी बना देता है। अब उसने क्या कर रखा है, नी कॉम्प्लेक्स को एक सिंगल जॉइंट कैप्सूल ने कवर किया है, जिसकी वजह से एक कैविटी बन जाती है जिसमें कि हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो रहता है। एंड अभी अभी हमने पढ़ा कि साइनोवियल फ्लूइड कैसे डिफ्यूजन के थ्रू नी जॉइंट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उसको हेल्दी रखता है। ओके, अब अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले जो जॉइंट है वो कम्प्लीटली कैप्सूल से कवर है, विच इज़ स्टार्टिंग इट कवर्स द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फीमर एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ द टिबिया। तो सबसे पहले तो ये जो जॉइंट कैप्सूल है वो फीमर का इंफीरियर पोर्शन को भी कवर कर रही है एंड टिबिया का सुपीरियर पोर्शन को कवर कर रही है। उसके बाद अगर हम रिलेशन देखें तो आगे की तरफ अगर हम एंटीरियरली देखें तो हमारी जो जॉइंट कैप्सूल है वो एक तो टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो वो टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप को कवर करेगी, दूसरा वो पटेला को कवर करेगी। तो यानी कि एंटीरियरली हमारी जो जॉइंट कैप्सूल है इट इज़ कवरिंग दी क्वाड्रिसेप टेंडन एंड द पटेला। उसके बाद अगर हम एंटीरियो मीडियली देखें, यानी कि इधर की तरफ मिड लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ, तो एंटीरियो मीडियली एंड इवन द एंटीरियो लैटरली अगर हम देखें तो इस कैप्सूल को हमने नाम दिया है मीडियल एंड लैटरल पटेलर रेटिनाकुलम, ठीक है ना। होल रेटिनाकुलम इज नोन एज द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ द नी। समझ में आया? रिलेशन में एंटीरियरली इट इज कवरिंग द क्वाड्रिसेप टेंडन एंड द पटेला, एंटीरियो मीडियली एंड एंटीरियो लैटरली हम इसको पटेलर रेटिनाकुलम बोल रहे हैं, या फिर हम इसको एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ नी भी बोल रहे हैं। अच्छे से ये फीमर के कॉन्डाइल के पोस्टीरियर मार्जिन को, इंटरकॉन्डाइलर एरिया को एंड ऑल्सो द इंफीरियर टिबिया को ये कवर कर रही है। ऑल्सो हमारी जो जॉइंट कैप्सूल होती है वो 2 लेयर की बनी हुई होती है। आप एक इमेजिन करो कि एक कैप्सूल है एंड अंदर की तरफ से वो एक कैविटी बना रही है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड है। अब वो जो लेयरिंग है कैप्सूल की वो भी 2 लेयर की बनी होती है। बाहर वाली विच इज़ द आउटर लेयर दैट इज़ अ फाइब्रस लेयर, एंड जो इनर वाली होती है जिसको हम डीप भी बोलते हैं, साइनोवियल भी बोलते हैं, ये जो लेयर होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को लाइन करती है। पतली सी लाइनिंग होती है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन को लाइन करती है और क्या कंटेन करती है, साइनोवियल फ्लूइड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे जितने भी लिगामेंट्स हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, ACL, PCL। सो स्टे ट्यून। ओके।